चलिए जी, गुड आफ्टरनून सबको। आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे और आईसीएसआई ने जो आपको मॉड्यूल दिया है उसी के पेज नंबर 401 पर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसका पार्ट वन कोशिश रहेगी अभी हम पूरा कर दें आज। ठीक है जी, कुछ एक सेक्शन है, तीन चार छोटे छोटे जो पेंडिंग है, फिर इस एक्ट का पार्ट वन पूरा हो जाएगा। और अगर अभी समय बचा तो इंट्रो जो पार्ट है शुरुआत में जो हमने अभी नहीं पढ़ा था उसको भी हम कवर अप करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 40। लास्ट क्लास में हमने आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी एसीआई के बारे में पढ़ा था, जिसके लिए जो सारे सेक्शंस 43 ए बी सी डी एक एक करके हमने सारे डिस्कस कर लिए थे। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन 40 क्या कहता है। अब ये वाले जो सेक्शन अभी मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। वर्ड बाय वर्ड पढ़ते चलना सीक्वेंस में कि कहाँ पे क्या लिखा गया। आसान है बिल्कुल, बट पढ़ने की नीड पड़ेगी। देखो क्या लिखा है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नॉट टू बी डिस्चार्ज बाय डेथ ऑफ अ पार्टी देयर टू। यानी कि एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट डिस्चार्ज नहीं हो जाता एक पार्टी की डेथ से। पार्टी देयर टू मतलब जो उसको बनाने वाली है, जिस पार्टी ने उसको बनाया है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को, वो एग्रीमेंट गलत नहीं हो जाएगा अगर उसको बनाने वाली किसी पार्टी की डेथ हो जाए। सेक्शन 40 सबसेक्शन 1 कहता है एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट shall not be discharged by the death of any party thereto। कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट खत्म नहीं हो जाएगा किसी एक पार्टी के डेथ होने से, either as respects the deceased or as respects any other party। ना तो उसके हित के लिए या कह लो उसके लिए जो चला गया है, और ना ही उसके हित के लिए या उसके लिए जिसका हित उस एग्रीमेंट से रिलेट करता है, यानी कि कोई और पार्टी। बट शेल इन सच इवेंट बी एनफोर्सेबल बाय और अगेंस्ट एलआर ऑफ द डिसीज्ड लीगल रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि जहां पे एक पार्टी की डेथ हो जाती है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में जो पार्टी है उसकी डेथ होने पे एग्रीमेंट डिस्चार्ज नहीं हो जाता, उसके लिए या बाकी पार्टी के लिए वो एग्रीमेंट रहेगा। बस जो चला गया अब वो तो एनफोर्स करवा नहीं सकता, उस इवेंट में वो एनफोर्सेबल होगा किसके द्वारा या किसके अगेंस्ट में, जो गया है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट में। ओके जी, यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्ड यूज हो रहा है और उसका अर्थ क्या है लीगल रिप्रेजेंटेटिव का, ये डेफिनेशंस में दिया गया है कि जो पर्सन लीगली क्या करता है जी, रिप्रेजेंट करता है एस्टेट को। किसकी एस्टेट को, डिसीज्ड की। ये अपन ने शुरुआत में डेफिनेशन में पढ़ लिया था। डन। एंड सेक्शन 40 सबसेक्शन 2 ये कहता है जो आर्बिट्रेटर की पोस्ट है, जो आर्बिट्रेटर है वो भी, उसकी पोस्ट भी, उसकी मैंडेट भी टर्मिनेट नहीं होगी। यानी कि ये मत कहना कि आर्बिट्रेटर जिसने तेरे को अपॉइंट किया था उस पार्टी की तो डेथ हो गई तो अब तुम्हारी भी अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं है, ऐसा नहीं होता। द मैंडेट ऑफ एन आर्बिट्रेटर शैल नॉट बी टर्मिनेटेड बाय द डेथ ऑफ एनी पार्टी बाय हुम ही वाज अपॉइंटेड। ना ही आर्बिट्रेटर की जो पोस्ट होती है वो क्या हो जाती जी, टर्मिनेट हो जाती। किसके कारण, डेथ ऑफ एनी पार्टी के कारण। एंड सेक्शन 40 सबसेक्शन 3 कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ by virtue of which any right of action is extinguished by the death of a person। कि ये सेक्शन हमने बना तो दिया, इस सेक्शन ने बता तो दिया कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट खत्म नहीं होगा, ना ही मैंडेट कैंसिल होगी, बट इसका ये मतलब नहीं कि ये सेक्शन किसी और कानून पे प्रभाव डाल दे। जो कानून किसी पार्टी की डेथ होने पे केस करने का अधिकार देता है। साफ पढ़िएगा बिल्कुल ध्यान से कि इस सेक्शन में लिखी गई कोई भी चीज किसी दूसरे लॉ के ऑपरेशन पे या किसी दूसरे प्रोविजन के ऑपरेशन पे फर्क नहीं डालती है। कौन सा लॉ, जो लॉ मान लो किसी पर्सन को राइट देता है, सूट फाइल करने का अधिकार देता है, और उस लॉ में ये लिखा है कि डेथ के साथ ही क्या हो जाता है, वो अधिकार खत्म हो जाता है। यानी कि ऐसी कोई बात अगर कहीं लिखी गई है किसी और लॉ में कि एक पर्सन की डेथ के साथ ही उसका ये अधिकार खत्म हो जाएगा, राइट टू शू वाला, तो वो एज इट इज चलेगा। अब वहां जाकर के ये मत कहना कि इस सेक्शन में तो ये लिखा है कि उसके एलआर क्या कर लेंगे, आगे चला लेंगे आर्बिट्रेशन वगैरह को। वो एक टोटली डिफरेंट चीज है, वो एक अलग तरीके से ऑपरेट करेगी, ना कि ये वाला सेक्शन उसको रोकेगा। ये लिखा गया है, ठीक है। ये वाले जो आप अभी पॉइंट्स पढ़ रहे हो ये ज्यादातर क्वेश्चंस बने नहीं है, बट बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स में, कि डेथ के केस में क्या होता है, और अगला पॉइंट इंसॉल्वेंसी बताएगा। ओके जी, डन। ये छोटा सा सेक्शन था। सेक्शन का सबसेक्शन 1 कहता है एक पार्टी की डेथ से आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या नहीं मान लेंगे
कि खत्म हो चुका है, ऐसा नहीं मानेंगे। और नेक्स्ट क्या कहता है जी सबसेक्शन 2, बोलो भाई, आर्बिट्रेटर के मैंडेट पे फर्क नहीं पड़ेगा कि उस पार्टी की डेथ हो गई। और सबसेक्शन 3 कहता है किसी और लॉ का जो ऑपरेशन है वो उसी अनुसार चलेगा। ओके जी। सेक्शन 41 प्रोविजंस इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी के केस में क्या होगा? अब आप सबको पता होगा, एक पर्सन जब इंसॉल्वेंट होता है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है, तो उसके लाइबिलिटीज वगैरह को डिस्चार्ज करने के लिए, उसके बिहाफ पे सारे एक्ट करने के लिए रिसीवर अपॉइंट किया जाते हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आगे प्रोसीडिंग्स चलेंगी। कैसे? पढ़ो। एज पर सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 where it is provided by a term in a contract to which an insolvent is a party। मतलब ध्यान दे लेना कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था, मान लो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यही मान के चलेंगे भाई। ध्यान दीजिएगा कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था। कॉन्ट्रैक्ट कौन सा? जिसमें एक पार्टी जो अभी इंसॉल्वेंट होने वाली है, जो इंसॉल्वेंट हुई है। ध्यान से पढ़ो कि जहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट के टर्म में ये लिखा था जिसमें इंसॉल्वेंट पार्टी है, मैं कह रहा हूं ए इंसॉल्वेंट है, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था इंसॉल्वेंसी से पहले, और उस कॉन्ट्रैक्ट में पता है क्या लिखा है? उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है क्या? दैट एनी डिस्प्यूट अराइजिंग देयर आउट और इन कनेक्शन देयर विद, कि इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड या इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर कभी भी कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो इट शैल बी सबमिटेड टू आर्बिट्रेशन। इन शॉर्ट, मान लो मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था और उसमें ये बात लिख रखी है कि इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होगा, इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ अगर कोई डिस्प्यूट होता है इन फ्यूचर, तो वो कहां जाएगा जी? आर्बिट्रेशन में जाएगा। ऐसा लिखा था। आ रही है बात समझ में? और अब पार्टी यानी कि ए, यानी कि मान लो मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूं, तो कह रहे द सेड टर्म शेल, यानी कि अब आर्बिट्रेशन की अगर बात उठी, डिस्प्यूट हुआ है इंसॉल्वेंसी के बाद, तो अगर इफ द रिसीवर अडोप्ट्स द कॉन्ट्रैक्ट, अगर रिसीवर ये कहता है कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट सही है, इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या करेंगे जी? एनफोर्स करना चाहते हैं, तो बी एनफोर्सेबल बाय और अगेंस्ट हिम सो फॉर एज रिलेट्स टू एनी सच डिस्प्यूट। तो मेरी जगह यानी कि ए की जगह, इंसॉल्वेंट की जगह उसका रिसीवर आ जाएगा। अब वो रिसीवर एनफोर्स करवा सकता है, या ये कह लो वो चीज रिसीवर के अगेंस्ट एनफोर्स होगी, यानी कि वो भी आर्बिट्रेशन की बात कर सकता है। एक पर्सन जिसने किसी कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था कि इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट होगा तो आर्बिट्रेशन में जाएंगे, ये वाली चीज अब इंसॉल्वेंसी के बाद खत्म नहीं हो जाएगी, वो वैलिड रहेगी, वो एनफोर्सेबल है, बट करवाएगा कौन? रिसीवर। इतनी आसान सी बात लिखी। आ गई बात समझ में? रिसीवर वो पर्सन होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है कोर्ट के द्वारा कि आप इंसॉल्वेंट के बिहाफ पे अब उसकी सारी एसेट्स वगैरह को सेल आउट करवाओ, उसकी लाइबिलिटीज वगैरह जैसे कैसे क्या तरीके से चुकानी है वो चुकाओ, और इस पर्सन की सारी जितने भी ये ट्रांजैक्शन है फाइनेंशियल, अब आप संभालो। इस चीज के लिए आता है कौन? रिसीवर। जैसे कंपनी में आप ऑफिशियल लिक्विडेटर बोलते हैं ना, ठीक है जी, तो वही पोजीशन है। सबसेक्शन 1 बहुत आसान है, साफ इतनी सी बात लिखी है कि इंसॉल्वेंसी के बाद इंसॉल्वेंट के बिहाफ पे उसका जो रिसीवर है वो करवा सकता है एनफोर्स, या उसके अगेंस्ट होंगी एनफोर्स ये चीजें। ओके, डन डन। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? अब ये ध्यान से सुन लेना, पूरा एक ही पॉइंट है, तो एक्टिव हो जाना और जो लिखा है उसको दिमाग में रखते चलना। इट स्टेट्स दैट क्या? कि where a person who has been adjudged an insolvent had before the commencement of the insolvency proceedings become a party to an arbitration agreement, यानी कि एक पर्सन, मान लो मैं जिसको इंसॉल्वेंट अभी अभी डिक्लेयर किया गया है और मैंने इस डिक्लेरेशन से पहले एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट साइन किया था, and any matter to which the agreement applies is required to be determined in connection with or for the purposes of the insolvency proceedings। यानी कि सीधी सी बात है, मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया, उससे पहले मैंने एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट साइन किया था, और वो एग्रीमेंट जहां पे लागू होता है उन चीजों को इंसॉल्वेंसी के लिए भी देखना है भाई। वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जिस कॉन्ट्रैक्ट पे लागू होता है उन कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र अभी होना है, किस चीज के लिए? इंसॉल्वेंसी के लिए भी। तो कह रहे देन इफ द केस इज वन टू विच सबसेक्शन 1 डज नॉट अप्लाई, कि और 1 अप्लाई हो नहीं रहा भाई, मान लो रिसीवर वाली बात अभी है नहीं, ऐसा समझो, तो क्या होगा? तो एनी अदर पार्टी और द रिसीवर में अप्लाई टू द जुडिशियल अथॉरिटी हैविंग जुरिसडिक्शन,
थोड़ा सा याद दिला देता हूं, याद है पावर टू रेफर द पार्टीज टू द आर्बिट्रेशन, सेक्शन 8 याद है। सेक्शन 8 क्या कहता है कि अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है और एक पार्टी कोर्ट में चली जाए तो दूसरी पार्टी कह सकती है कि हमारे बीच में एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है। यहां पे भी ऐसी ही बात है, ऐसा समझ लो कि अभी ऐसा देखो, फर्स्ट पॉइंट में फर्स्ट सबसेक्शन में ये लिखा था एक पार्टी अगर इंसॉल्वेंट हो जाती है तो उसका रिसीवर डील करेगा। सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि एक पार्टी जो इंसॉल्वेंट हुई है उसने पहले से आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कर रखा था, और मान लो सबसेक्शन 1 वाली सिचुएशन नहीं है कि आर्बिट्रेशन वगैरह भी शुरू नहीं हुई है और मामला किसमें है, कोर्ट में है, और अगर वो मुद्दे हैं जिसपे एग्रीमेंट लगता है तो रिसीवर या दूसरी पार्टी पता है क्या कह सकती है, किस चीज के लिए, तो पार्टी ने जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो रहा है उसने क्या कर रखा है जी, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट साइन कर रखा है, तो आप इसको कहां रेफर कर दो, आर्बिट्रेशन में। तो यही लिखा है कि जब एक पर्सन जिसको इंसॉल्वेंट बोला गया है उसने इस डिक्लेरेशन से पहले आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट साइन कर रखा था और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अप्लाई होता है, तो उन पर्पसेस के लिए क्या कर सकते हैं जी, एनी अदर पार्टी और रिसीवर अप्लाई कर सकता है जुडिशियल अथॉरिटी के पास, किस दौरान, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के दौरान, फॉर एन ऑर्डर, कि एक ऐसा ऑर्डर पास कर दो जी जिसमें आप डायरेक्ट करोगे कि ये वाला मैटर किस में सबमिट किया जाए, आर्बिट्रेशन में। कैसे, इन अकॉर्डेंस विद द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, और जुडिशियल अथॉरिटी में अगर चाहे तो सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए उस मैटर को कहां कर सकती है, आर्बिट्रेशन में जाने योग्य अगर लगता है तो उसको कहां भेज सकती है, आर्बिट्रेशन में भेज सकती है। इन शॉर्ट यही बात है कि अगर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के दौरान कोई ऐसा मैटर आ जाए जिसके लिए आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पार्टी ने पहले से साइन कर रखा है, तो रिसीवर या अदर पार्टी क्या कर सकती है जी, रिक्वेस्ट कर सकती है कि क्या कर दो जी, रेफर कर दो, किसमें, आर्बिट्रेशन में। और यहाँ पे शेल रेफर वर्ड नहीं है, यहाँ पे क्या है, में, चाहे तो रेफर कर सकते हैं सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। इतनी सी बात है। इस पॉइंट को शॉर्ट में भी लिख सकते हो, सबसेक्शन 1 वाली लाइन और ये चीजें हटा करके, ठीक है जी, कि अगर ऐसा कोई मैटर है जिससे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बना है, और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अगर बना है, ठीक है जी, तो क्या होगा, उस चीज को अगर डिस्कस करना है उन प्रोसीडिंग्स में, तो कोई पार्टी कह सकती है कि रेफर कर दो जी कहां पे, आर्बिट्रेशन में, और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए चाहे तो क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं कहां पे, आर्बिट्रेशन। डन। और सबसेक्शन 3 बस ये कहता है कि ऑफिशियल जो रिसीवर जो वर्ड है उसमें ऑफिशियल असाइनी भी आता है। असाइनी वो होता है जिसको राइट्स दिए किसी ने अपने, असाइनर वो जिसने राइट्स दिए हैं, असाइनी वो जिसको मिले हैं, ठीक है जी, कह सकते हो बट वो अलग होता है। नॉमिनी का काम या पर्पस तब आता है जब पार्टी डिसीज्ड, डेथ हो जाती है, तो नॉमिनी के पास जाते हैं, और असाइन तो आप राइट्स जीते जी भी कर सकते हो किसी को। दोनों सबसेक्शन, दोनों सेक्शन पढ़ लो फिर आगे बढ़ेंगे। अब पढ़ लिया जी। ओके डन। 42 ज्यूरिसडिक्शन, जिस कोर्ट में आप चले गए, या आप पढ़ के ही समझो सीधा सीधा। सेक्शन 42 कहता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट एल्सवेयर इन दिस पार्ट, इस पार्ट में कहीं भी कुछ लिखा हो, और इन एनी अदर लॉ, या किसी और लॉ में कुछ भी लिखा हो, फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, जो भी कानून चले आ रहे हैं, वेयर, जहां पे, विद रिस्पेक्ट एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, जहां पे एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अनुसार कोई भी एप्लीकेशन जो इस पार्ट के तहत कहीं भी लगा सकते हैं, और वो लगा दी गई है एक कोर्ट में, जैसे इंटरिम मेजर्स के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हो, सेट असाइड के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हो, पावर टू रेफर वाला जो पॉइंट है वहां भी एप्लीकेशन लगा सकते हो, कि अरे जहां जहां पे एप्लीकेशन लगाई जा सकती है और वहां पे अगर आपने एप्लीकेशन लगा दी किसी एक कोर्ट में, देन दैट कोर्ट अलोन, सिर्फ उसी कोर्ट के पास क्या होगी, ज्यूरिसडिक्शन होगी, शेल हैव ज्यूरिसडिक्शन, किस चीज के ऊपर, उस आर्बिट्रल प्रोसीडिंग से रिलेटेड सारी चीजें और सारी सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन उस एग्रीमेंट के तहत या सारी प्रोसीडिंग के तहत सारी कहां आएंगी, शेल मेड इन दैट कोर्ट एंड इन नो अदर
कोर्ट, यानी कि आप फर्स्ट टाइम जिस कोर्ट में जाते हो उसके बाद सारे मुद्दे उस पर्टिकुलर आर्बिट्रेशन से रिलेटेड उसी कोर्ट में ऑर्डर्स के लिए एप्लीकेशन लगेगी, किसी और जगह पे एप्लीकेशन नहीं लगेगी। क्यों बोला गया ऐसा? क्योंकि उसी कोर्ट को फिर क्या रहती है, उस पर्टिकुलर मैटर के रिगार्डिंग जानकारी रहती है। आ गई बात समझ में? डन। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या होता है जी? एक आर्बिट्रेटर की ड्यूटी है, ठीक है जी। सेक्शन 42A प्रोवाइड्स दैट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, आर्बिट्रेटर कह लो या द आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन कह लो, यानी कि द आर्बिट्रेटर या द आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन क्या है जी, एंड द पार्टीज टू द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट शैल मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ ऑल आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स एक्सेप्ट अवॉर्ड। कह रहे जी सारी चीजों को कॉन्फिडेंशियल यानी कि क्या करे जी, सिक्रेसी रखे उनकी, ठीक है, पब्लिकली डिस्क्लोज ना करे, एक्सेप्ट सिर्फ वहां पे जहां पे अवॉर्ड वेयर इट्स डिस्क्लोजर इज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ इंप्लीमेंटेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ द अवॉर्ड। सिर्फ वहां जहां अवॉर्ड को इंप्लीमेंट एनफोर्स करवाने के लिए जरूरी है उस जगह को छोड़ करके बाकी सारी चीजें आर्बिट्रेटर या इंस्टीट्यूशन कह लो या पार्टीज क्या रखेंगे जी, कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, यानी कि सेफ रखेंगे, उसका डिस्क्लोजर नहीं करेंगे। ओके, डन, श्योर। आर्बिट्रेटर ने फैसला सुनाया, कोई इंटरिम मेजर सुना दिया या कोई भी डिसीजन दे दिया, उस चीज के लिए तुम आर्बिट्रेटर पे केस कर सकते हो? नहीं कर सकते। एक आर्बिट्रेटर गुड फेथ में कुछ कर रहा है, शोभित जी ने कोई फैसला सुनाया है गुड फेथ में पार्टीज का डिस्प्यूट सोल्व करने के लिए, तो इसका ये मतलब नहीं हम जा करके आर्बिट्रेटर पे ही केस कर देंगे until and unless fraud corrupt ना हो ये। According to section 40B of the Act, no suit or other legal proceeding shall lie against the arbitrator for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act and the rules or regulations made thereunder। इस एक्ट के तहत जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बने हैं या जो एक्ट कहता है उसके अनुसार अगर कभी भी आर्बिट्रेटर कुछ करता है तो उस चीज के लिए आप लीगली उसको शू नहीं करोगे, उस चीज के लिए उसके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते। डन, ओके जी। सेक्शन 43 अभी नहीं करवाऊंगा, लिमिटेशन एक्ट जब आप पढ़ लोगे उसके बाद करवाऊंगा, ठीक है। फटाफट से रिवाइज करो, फिर सेक्शन 16 करवाऊंगा आज अभी। और अब जब पढ़ोगे तो आप ऐसा ही कहोगे कि अभी क्यों इतना क्यों रोक के रखा सर आपने, इतना तो ये मुश्किल था नहीं। और वो इसलिए लगेगा, रीजन बीइंग कि अभी क्या है, आप पढ़ना सीख चुके हो, काफी सारी चीजें आपको पता है, तो अब उसको पढ़ना थोड़ा सा आसान लगेगा इन कंपैरिजन अगर आप पहले करते तो। आइए पढ़ते हैं सेक्शन 16। कॉम्पिटेंस ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के रूल ऑन इट्स जुरिस्डिक्शन। क्या एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इतनी कॉम्पिटेंट है, क्या उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो खुद के जुरिस्डिक्शन के बारे में ही क्या कर सके, डिसाइड कर सके। इन शॉर्ट, शोभित हमारा आर्बिट्रेटर है, हम दोनों पार्टीज हैं, और मैं जा करके कह दूं कि तुम्हारे पास तो इस मुद्दे को सुनने की पावर ही नहीं है, क्या ये इस चीज का डिसीजन खुद ले सकते हैं कि क्या मेरे पास एक्चुअल में इस चीज के ऊपर जुरिस्डिक्शन है या नहीं? क्या एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इतनी कॉम्पिटेंट है कि वो अपनी ही जुरिस्डिक्शन पे रूलिंग यानी कि फैसला सुना सके? बोलो भाई, अगर एक पार्टी ऑब्जेक्शन उठा दे, क्या ट्रिब्यूनल खुद अपना एरिया डिसाइड कर सकती है एग्रीमेंट को पढ़ करके या नहीं कर सकती? हाँ या ना, एक जवाब तो दे सकते हो, एक तरफ तो होना पड़ेगा।
या कंपनी में जब जाओगे या प्रैक्टिस करोगे अपने करियर में, कोई आपसे पूछेगा तब उसको ऐसे ही देखते रहोगे। हम्म। हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, क्या ही बताऊं। तो सामने वाला भी यही कहेगा आपकी नौकरी जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती, क्या बताएं। एक तरफ तो होना सीखो जीवन में, या तो हाँ कह दो या ना कह दो। बताओ हाँ या ना। ना कितने बच्चे कह रहे हैं? आवाज तो सबकी नहीं आई थी। कितने बच्चे यस कह रहे हैं? वो हाथ मत उठाना, नो वाले हाथ उठाओ जो कह रहे जी नहीं ले सकते फैसला। सारे यस कह रहे हैं। अच्छा, अच्छी बात है जी, बिल्कुल कर सकते हैं। यस, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज कॉम्पिटेंट टू रूल ऑन इट्स जुरिस्डिक्शन। सेक्शन 16 डील करता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या इतनी कॉम्पिटेंट है कि वो खुद की जुरिस्डिक्शन पे फैसला सुना सके। तो इसका जवाब दिया गया कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में रूल ऑन इट्स ओन जुरिस्डिक्शन, कि ट्रिब्यूनल चाहे तो अपनी जुरिस्डिक्शन के ऊपर डिसीजन सुना सकती है, इंक्लूडिंग रूलिंग ऑन एनी ऑब्जेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द एग्जिस्टेंस और वैलिडिटी ऑफ द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। मतलब ऐसा लिखा है, सुन लेना अब ध्यान से, सुन लेना, मैं फिर से बता रहा हूं कि एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास इतनी पावर है कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन पे उठे हुए सवालों को क्या कर सकती है जी, डिसाइड कर सकती है, कि उसके जुरिस्डिक्शन पे जो सवाल उठे हैं उसके ऊपर फैसला सुना सकती है। और तो और लिखा है ना कि द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में रूल ऑन इट्स ओन जुरिस्डिक्शन इंक्लूडिंग रूलिंग ऑन, कह रही थी ज्यूरिस्डिक्शन के ऊपर तो डिसीजन ले ही सकती है, और तो और ये चाहे तो इस चीज पे भी फैसला सुना सकती है, ऑब्जेक्शन सुन सकती है, क्या कि जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, और अगर वो करता है तो क्या वो वैलिड है भी या नहीं है। कि एक आर्बिट्री ट्रिब्यूनल ना सिर्फ अपनी जुरिस्डिक्शन पे डिसीजन दे सकती है, बल्कि वो चाहे तो ये भी डिसाइड कर सकती है, सोचो वो ये भी कह सकती है बनने के बाद तुम्हारा तो एग्रीमेंट ही अच्छा नहीं, हमने एक एग्रीमेंट किया आर्बिट्रेशन वाला, उसके तहत भाई को अपॉइंट किया और भाई आके कह रहे तुम्हारा एग्रीमेंट ही सही नहीं है। इतनी भी पावर है। आ गई बात समझ में? क्यों बेटा, क्या नहीं समझ में आया? कौन सी, कहां से बताओ, डिसीजन कहां है? हाँ जी, जुरिस्डिक्शन मतलब लो नहीं, दायरा। जुरिस्डिक्शन कि उसके दायरे में ये मैटर है या नहीं, इस चीज पे फैसला सुना सकते हैं। मेरा और दीपिका का डिस्प्यूट है, हमने आपको आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया है, तो आप अगर कल को कोई ये सवाल उठाए कि आप तो इस मैटर को सुन ही नहीं सकते, तो आप फैसला दे सकते हो कि आप सुन सकते हो या नहीं सुन सकते, आपकी जुरिस्डिक्शन में, आपके दायरे में वो मैटर आ रहा है या नहीं आ रहा। यू आर कॉम्पिटेंट इनफ। एक आर्बिट्रेटर इतना कॉम्पिटेंट है कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन, किस हद तक मैं डिसीजन सुना सकता हूं, किस हद तक मैं डिसीजन नहीं सुना सकता, ये फैसला खुद ले सकता है। ये पावर दी गई है। कहां दी गई है? कहां दी है ये पावर? 16 में। और आर्बिट्रेटर ना सिर्फ अपनी जुरिस्डिक्शन डिसाइड कर सकता है, बल्कि वो ये भी बता सकता है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट सही है या नहीं है। डन? फिर से पूछो, कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? ओके। अब सुनो भाई, मेरा और इस गुड़िया का डिस्प्यूट चला आ रहा है, आपको पता है, 1 महीने से, जब से ये चैप्टर शुरू हुआ है। ठीक है जी। आर्बिट्रेटर कौन है? शोभित जी। अब शोभित जी आके कहते हैं अरे ये तुम्हारा जो एग्रीमेंट है यही क्या नहीं है, सही नहीं है। आई बात समझ में? अब अपन ने पढ़ा था ना, एग्रीमेंट दो तरीके से हो सकता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा भी हो सकता है और सेपरेट भी हो सकता है, पता होगा ये तो। आई बात समझ में?
शोभित जी इस एग्रीमेंट को चेक करने के लिए पूरे कॉन्ट्रैक्ट को भी चेक कर सकते हैं और उसे सेपरेट अगर है तो सेपरेट भी चेक कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट है तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को भी चेक कर सकते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट में से वो आर्बिट्रेशन वाला हिस्सा अलग निकाल के देख सकते हैं सही है या नहीं है। अब हम दोनों का डिस्प्यूट है, शोभित जी आए अपने तरीके से चीजें चेक किए और आके बोला ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ही सही नहीं है तुम्हारा, तो और मैं क्या जवाब दूंगा है? बताओ, दिमाग लगाओ। एक महीना, एक महीना पहले क्यों नहीं बताया? एक महीना पहले कैसे बताएगा? अब देखा उसने सारी चीजें चेक की है एग्रीमेंट, एक महीना पहले कैसे बता देगा? डिस्प्यूट ही नहीं हुआ था। ये जवाब तो नहीं दूंगा मैं। सोचो, दिमाग लगाओ कि हमने एग्रीमेंट के तहत एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया, भाई को अपॉइंट किया, भाई अब चेक करके कहता है आपका एग्रीमेंट ही सही नहीं है और ये पावर तो है वो चेक कर सकता है। मैं क्या बोलूंगा, आप क्या बोलोगे? दूसरी पार्टी क्या कमी है बता दी, ये कमी है इस वजह से सही नहीं है, अब दोबारा बना ले, वॉइड हो जाएगा एग्रीमेंट। तो ये तो मैंने बता ही दिया सही नहीं है, इसने बताया। मैं क्या इसको कहना चाहूंगा इसके बारे में सोचो। ये नहीं पागल हो क्या, बेवकूफ हो क्या, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। मैंने और गुड़िया ने एक एग्रीमेंट किया, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, उसके तहत आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया। मैंने और गुड़िया ने एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किया, सुन लो बटने की वजह ही मैंने और गुड़िया ने एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किया, उसके तहत इसको आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया और ये आकर के कह रहा है ये एग्रीमेंट ही सही नहीं है। तो मैं तो भाई सीधा यही जवाब दूंगा, फिर तुम कौन सा सही होगे? तुम्हारी अपॉइंटमेंट भी तो क्या हो गई, गलत हुई या नहीं हुई? चल बाहर, सोच के देखो। जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ही सही नहीं तो जिसके तहत इसकी अपॉइंटमेंट हुई है फिर वो भी सही नहीं होनी चाहिए। लो को पता था कि ऐसा होगा तो लो ने पहले ही कह दिया, शुरू से बोल रहा हूं पूरा सेक्शन 16 कि एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास इतनी पावर होती है कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन पे डिसीजन ले सकती है और वो ना सिर्फ जुरिस्डिक्शन पे बल्कि वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट सही है या नहीं ये भी चेक कर सकती है। और आगे ये लिखा है अगर एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट सही नहीं होता, ये बात बताई, तो इसका ये मतलब नहीं कि उस आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, उसकी अपॉइंटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आर्बिट्रेटर ये चेक करने के लिए कि एग्रीमेंट सही है या नहीं है, तो अपन ने पढ़ा था ना दो तरीके से हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा हो सकता है और सेपरेट भी हो सकता है। तो उस चीज के लिए चेक कर सकता है एक आर्बिट्रेटर, ये चेक करने के लिए कि एग्रीमेंट सही है या नहीं, चाहे तो क्या कर सकता है, एक आर्बिट्रेशन क्लोज जो किसी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है वो उस क्लोज को सेपरेट समझ सकता है, उस एग्रीमेंट को अलग देख सकता है बाकी कॉन्ट्रैक्ट से। ये चेक करने के लिए कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट सही है या नहीं और आर्बिट्रेशन की बात पूरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में से उतना हिस्सा अलग निकाल के ला सकता है चेक करने के लिए कि ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है सही या नहीं है सही। एंड जो डिसीजन दिया जाएगा एंड अ डिसीजन बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कि कल को ये कह दे भाई तुम्हारा तो कॉन्ट्रैक्ट ही क्या है, नल एंड वॉइड, तो इट शैल नॉट इप्सो ज्यूरे द इनवैलिडिटी ऑफ द आर्बिट्रेशन क्लॉज। कल को अगर ऐसा भी हो गया ना कि इसने पूरा कॉन्ट्रैक्ट चेक किया और बोले ये कॉन्ट्रैक्ट ही सही नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस कॉन्ट्रैक्ट में ये जो आर्बिट्रेशन क्लोज लिखा था ये भी अपने आप से इप्सो ज्यूरी मतलब बाय फैक्ट ऑफ समथिंग कि किसी डिसीजन के कारण, ठीक है जी, कि एक डिसीजन के कारण कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ही सही नहीं, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसके अंदर लिखी गई बात आर्बिट्रेशन से रिलेटेड वो भी सही नहीं है। ठीक है, सत्यम पॉइंट रिपीट कर दे फटाफट से बेटा, ये नहीं कहा कि पढ़ के सुना दे इंग्लिश में, मेरे को क्या बताया है ये बता दो बस।
कहाँ लिखा है आर्बिट्रेटर चला जाएगा? ये लाइन ढूंढ दे, सारी फीस वापस। और नहीं ढूंढ पाया तो डबल। फीस नहीं, अटेम्प्ट। ध्यान दे लो, पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ, तरीके से रहा करो क्लास में सभी, ध्यान ना हटाया करो। और साथ ही अगर ये सोच रहे हो कि ठीक है इसको बोल दिया मेरे को नहीं, तो सेम बात तुम्हें भी कह रहा हूँ। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट सही है या नहीं ये चेक करने के लिए आर्बिट्रेटर चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट में से उस क्लोज को अलग निकाल के भी चेक कर सकता है। और अगर कल को ये कह दे ट्रिब्यूनल की ये कॉन्ट्रैक्ट ही सही नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया तो उसके अंदर आर्बिट्रेशन से लिखी गई बात, आर्बिट्रेशन से रिलेटेड लिखी गई बातें भी क्या हो गई जी, वॉइड हो गई। आर्बिट्रेशन से रिलेटेड जो भी बात लिखी गई है वो क्या रहेगी, वैलिड रहेगी, उसको कोई गलत नहीं ठहरा सकता। डन। फिर से सुन लो, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 कहता है, अब सुन लेना फिर से, कि एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास पावर है, वो अपनी जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं, एंड इंक्लूडिंग वो ये भी चेक कर सकते हैं कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वैलिड है या नहीं। और इस चीज को चेक करने के लिए कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेट वैलिड है या नहीं, वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को भी देख सकते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट में जो क्लोज है अलग से उसे भी देख सकते हैं। और कल को अगर उन्होंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड कर दिया तो इसका यह मतलब नहीं कि क्या हो जाएगा, बोलो भाई, आर्बिट्रेशन का जो क्लोज है वो इनवैलिड हो जाएगा, वो क्लोज क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। डन। डन। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि अगर कल को मुझे डाउट है कि भाई के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, आर्बिट्रेटर के पास इस मुद्दे को सुनने की या इस केस को सुनने की जुरिस्डिक्शन नहीं है, अधिकार नहीं है, तो इस चीज की एप्लीकेशन में लगा सकता हूं, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस से पहले पहले। एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 प्लेयर एक गुहार जो लगाई जा रही है, क्या, दैट द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डज नॉट हैव जुरिस्डिक्शन, ये आर्बिट्रेटर आपके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है केस को सुनने की, तो इट शेल बी रेज्ड, ये अगर सवाल उठाना है तो उठा लेना, नोट लेटर देन, किसके बाद नहीं उठाना, द सबमिशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस जमा करवाने से पहले पहले आप कह सकते हो आर्बिट्रेटर साहब अगले ने तो अपनी स्टेटमेंट ऑफ क्लेम भेज दी, बट इसमें ये जो मुद्दे बताए हैं इसको सुनने की जुरिस्डिक्शन आपके पास है ही नहीं, तो स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस से पहले ये सवाल उठा सकते हो। However, a party shall not be precluded from raising such a player merely because that he has appointed or participated in the appointment of an arbitrator. सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 पावर देता है, एक पार्टी चाहे तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के जुरिस्डिक्शन पे सवाल उठा सकती है, बट स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस जमा करवाने से पहले। और एक पार्टी को ये सवाल उठाने से रोक मत देना ये कह करके, भाई तूने ही तो अपॉइंट किया था, अब तू ही कह रहा है कि इसके पास जुरिस्डिक्शन है नहीं, सिर्फ इस वजह से कि उसने अपॉइंट किया था उसको रोक नहीं सकते, ये सेक्शन 16(2) बताता है। और सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 क्या कहता है, ये कहता है, इट प्रोवाइड्स दैट अ प्लेयर दैट द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज एक्सीडिंग द स्कोप ऑफ इट्स अथॉरिटी। तू में तो ये बोला जुरिस्डिक्शन शुरू से ही नहीं है, मुझे पता है। सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि मान लो प्रोसीडिंग शुरू हो गई, शुरू होने के बाद भी तो अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जा सकता है या नहीं जा सकता। 7 महीने हो गए, आर्बिट्रेशन चल रही है अच्छे लेवल पे, कोई दिक्कत नहीं है, अब 8वें महीने में ये लग रहा है कि भाई तो वो डिसीजन भी सुनाने में लग गया जो इसको सुनाने नहीं चाहिए, तो कह रहे हैं अगर बाद में कभी अगर वो अपनी अथॉरिटी से बाहर जाता है तो वो भी आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं, एंड इट शैल बी रेज्ड एज सुन एज, जैसे ही वो अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर के काम करेगा। 16(2) और 16(3) दो बातें बताते हैं, बातें दोनों सेम है, कि अगर एक आर्बिट्रेटर के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस से पहले ही क्या उठा देना, ऑब्जेक्शन उठा देना। और सबसेक्शन 3 कहता है क्या, अगर बाद में वो अपनी अथॉरिटी से बाहर जाए तो जैसे ही वो बाहर गया उसी समय ऑब्जेक्शन उठा देना। याद आ रहा है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 की एप्लीकेशन अपन ने पढ़ी थी, अपीलेबल ऑर्डर्स, याद आया, नहीं याद आया? सुनिए, उस टाइम मैंने कहा था कि एक बार सिर्फ याद कर लेना,
पढ़ा था ना किस किस चीज की अपील कर सकते हो। कोर्ट का ऑर्डर की अपील कर सकते हो अगर सेक्शन 8 के तहत पसंद नहीं आया तो। 9 के तहत इसने इंटरिम मेजर्स दे दिया या नहीं दिया तो अपील कर सकते हो, और सेट असाइड का ऑर्डर मना कर दिया या कर दिया है सेट असाइड तो अपील कर सकते हो। और अपन ने पढ़ा था ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के भी अपील कर सकते हो। ट्रिब्यूनल ऑर्डर कब देता है, या तो उसके पास 17 के तहत एप्लीकेशन आई थी इंटरिम मेजर्स की, तो इंटरिम मेजर्स दे दिया या नहीं दिया, इस चीज की अपील। और दूसरा कि एक पार्टी ने सबसेक्शन 2 के तहत ये एप्लीकेशन लगाई, मैंने बोला भाई साहब आपके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, और इसने रिजेक्ट कर दिया, तो भी अपील कर सकता हूं कोर्ट में जाकर के। या फिर इसने बोला ठीक है नहीं जुरिस्डिक्शन, तो ये गुड़िया कह रही है कि क्यों नहीं है जुरिस्डिक्शन, ये भी अपील कर सकती है। या सबसेक्शन 3 के तहत मैंने बोला जैसे ही ये अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर गया, भाई आप बाहर जा रहे हो, इसने बोला ना मैं तो नहीं जा रहा जुरिस्डिक्शन के बाहर, तो इस ऑर्डर की अपील कर सकता हूं। या फिर इसने मान लिया ठीक है मैं नहीं सुनता ये मुद्दा, तो गुड़िया कह रही है क्यों नहीं सुनोगे जी, इसको गलत लग रहा, आप नहीं जा रहे हो जुरिस्डिक्शन के बाहर, तो इसकी अपील। मैंने कहा था सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 और 3 बाद में बता दूंगा। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ये कहता है अगर एक पार्टी को लगता है कि आर्बिट्रेटर के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है तो वो क्या कर सकता है जी, इस चीज पे ऑब्जेक्शन उठा सकता है स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस जमा करवाने से पहले। और सबसेक्शन 3 कहता है कि कभी बाद में लगे कि वो बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन जा रहा है तो एज सुन एज, जैसे ही वो जुरिस्डिक्शन से बाहर जाए तब ऑब्जेक्शन उठा देना। डन। और अगर मैंने ऑब्जेक्शन उठाई उसी समय या बाद में जब गया तो क्या होगा जी, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में भाई चाहे तो इन आइदर ऑफ द केसेस रेफर्ड इन सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3, मतलब कोई भी एप्लीकेशन ये चाहे तो बाद में भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब थोड़ा डिले हो जाए तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। एडमिट प्लिया लेटर प्लिया इफ इट कंसीडर की डिले क्या थी, जस्टिफाइड थी। मैं ऑब्जेक्शन तो उठाना चाहता था जी, बट मैं क्या करूं, हॉस्पिटलाइज्ड था या कोई भी ऐसा रीजन था जिस वजह से मुझे देरी हो गई। अगर मैं ऐसा बोलूं और इसको लग रहा है जेन्युइन केस है तो क्या कर सकते हैं जी, ये बाद में भी क्या कर सकते हैं जी, उस चीज को एडमिट कर सकते हैं। एंड फर्दर ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगी जो मैंने एप्लीकेशन लगाई है सबसेक्शन 2 या 3 के तहत, ठीक है जी, कि हाँ मैं सही हूं या नहीं। ट्रिब्यूनल खुद ही डिसीजन लेगी कि मेरा ऑब्जेक्शन सही है या नहीं है। और मान लो मेरा ऑब्जेक्शन सही था और इसने रिजेक्ट कर दिया, यानी कि वेयर द ट्रिब्यूनल टेक अ डिसीजन, क्या मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, अब मैं क्या करूं, तो मैं प्रोसीडिंग्स को चलने दूंगा, वेट करूंगा और बाद में क्या करवा लूंगा जी, आर्बिट्रल अवार्ड आ जाने दो, और आर्बिट्रल जब अवार्ड आ जाएगा तो मैं एप्लीकेशन लगा सकता हूं कि इसको क्या करो जी, सेट असाइड करो, क्योंकि पार्टी के पास आर्बिट्रेटर के पास क्या नहीं थी, जुरिस्डिक्शन नहीं थी। आई बात समझ, आपको नहीं आ रहा समझ, श्योर हो, क्योंकि आपका जो एक्सप्रेशन है वो ये दिखा रहे हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है और आप समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो। आई थिंक आप इस वेट में बैठ गए हो कि हो जाने दो लेक्चर, बाद में रिकॉर्डेड लगा लूं जी। आराम से सोच लो। सेक्शन 16 पूरा होता है, जिसके जो डाउट है पूछ लो। जो कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहे बना लेना, बात इसमें सिर्फ इतनी है कि आर्बिट्रेटर चाहे तो अपने जुरिस्डिक्शन पे डिसीजन ले सकता है और चाहे तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पे भी डिसीजन ले सकता है। उस चीज के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट भी देख सकता है पूरा और स्पेसिफिक क्लोज भी दे सकता है। तो ये कहता है कि जुरिस्डिक्शन नहीं है, पहले ही पता है तो स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस से पहले प्लिया लगा देना एप्लीकेशन, बाद में लग रहा है आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन गया तो बाद में एप्लीकेशन लगा देना। और ट्रिब्यूनल चाहे तो थोड़ा डिले है तो भी एक्सेप्ट कर सकती है, और ट्रिब्यूनल खुद डिसाइड करेगी कि ये एप्लीकेशन सही है या नहीं है। और ट्रिब्यूनल अगर रिजेक्ट कर दे तो पार्टी वेट करे, अवार्ड को आने दे और बाद में अवार्ड को सेट असाइड करवा ले। जी क्या पूछ रहे हैं? एग्रीमेंट। आप जुरिस्डिक्शन वर्ड का कुछ अलग ही अर्थ निकाल रहे हो। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है दायरा। दायरा टेरिटरी वाइज भी हो सकता है, ये मैं कोर्ट के बता रहा हूं कि मान लो हिसार कोर्ट है तो हिसार टेरिटरी के मैटर सुनेगा। दायरा सब्जेक्ट मैटर के बेसिस भी हो सकता है कि आप सिविल कोर्ट हो तो सिविल मैटर सुनोगे, क्रिमिनल कोर्ट हो तो क्रिमिनल मैटर सुनोगे। दायरा पैसे के हिसाब से भी हो सकता है
इतने करोड़ तक के केस है तो आप सुनोगे, इससे ज्यादा का है तो आप सुनोगे। तो यहाँ पे जो आर्बिट्रेटर की जुरिस्डिक्शन है वो एग्रीमेंट में लिखी होगी कि हमारा इस चीज से रिलेटेड अगर डिस्प्यूट होता है तो हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे। 10 मुद्दे लिख रखे हमने, सामने वाली पार्टी ने 11 मुद्दे बता दिए या 7 मुद्दे बता दिए, और उन 7 में से 6 वो हैं जो उन 10 में से एक है, और 7वां मुद्दा वो है जो जिस चीज के लिए आर्बिट्रेशन नहीं हो सकती। या तो हमने मना किया था या लॉ में लिखा है कि इस चीज की तो आर्बिट्रेशन नहीं हो सकती। ठीक है जी, मान लो एक क्लेम मैंने डाला है कि ये चोरी करके चली गई, चोर है ये, इसने चोरी की है, तो चोरी आर्बिट्रेशन में नहीं जाती, थेफ्ट एक अपराध है, ऑफेंस है बीएनएस के तहत। तो ये अगर मैंने ये बोला कि चोरी की है इसने और शोभित कह रहा है कोई बात नहीं इस चीज को भी सुनेंगे, तो ये पार्टी कह सकती है भाई साहब आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। ठीक है जी, वो काम मत करो जो आप नहीं कर सकते। तो जुरिस्डिक्शन जरूरी नहीं है कि सिर्फ एग्रीमेंट हो, एग्रीमेंट से भी डिसाइड हो सकता है और ऐसे भी डिसाइड हो सकता है कि वो मैटर सुन सकता है या नहीं आर्बिट्रेटर, उसको बोलते हैं जुरिस्डिक्शन। कभी भी किसी को अगर लगे कि एक वर्ड या एक पॉइंट के कारण मुझे अभी डाउट है तो पहले पूरा टॉपिक फोकस से सुन लिया करो, उस एक शब्द या एक चीज के कारण कभी भी पूरा टॉपिक स्पॉइल मत करना। ठीक है जी, डन डन श्योर। आज के लिए इतना ही डिस्कशन करेंगे, इतना पढ़ के आना, बाकी डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे।